बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं आपको बता दूं जो है हम आगे जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं मैं इस टॉपिक को मैं कैसे लेकर चलने वाला हूं। तो मैंने जो है जो टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान आपका कैसा बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस टॉपिक को समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, आपको समझना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारा संविधान किस तरीके से बना, और हमारे जैसे ही अंग्रेज आए थे तो उन्होंने किस तरीके से संविधान के अंदर चेंजेस करी, ये टॉपिक। प्लस उसके बाद जो है हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस चलेगा कि किस तरीके से हमारी असेंबली बनी और हमारा जो है संविधान बनता है। क्लियर। और उसके बाद जब हमारा संविधान बन जाता है, असेंबली द्वारा बन जाता है, इसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे, आपके सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, अनरिटन है, कैसा किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर। प्लस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं जो है ये टॉपिक पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपके जो है एमसीक्यूज पैटर्न चलेगा, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पहले समझना है, फिर आप जो है अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। सो अभी जो है मैं इसको लेके चलता हूँ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को। तो इसमें देखते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे था, हमारा संविधान कैसे बना। उस चीज से पहले आपको दो वर्ड्स, टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए। एक होता है पॉलिटी और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है। पॉलिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी कितने कैसी जो है गवर्नमेंट है, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी एक संविधानिक बुक है, एक बुक है। ये जो है आपका सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब यह है कि ये सुप्रीम बुक है हमारी, ऐसी एक बुक है जिसके अंदर ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी ये गवर्नमेंट आपकी डिपेंडेंट है, किस तरीके की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। क्लियर। और फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में, पॉलिटी में फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में हम दो चीजों को लेके चलते हैं। दो चीजें कौन सी हैं, एक है आपकी फेडरल गवर्नमेंट जिसमें हम कहते हैं संघीय सरकार, और एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। इसका मतलब फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पे तीन चीजों से मतलब चलता है। यहां पे आपका जो तीन तरीके की पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हम दो चीजों को लेके चलते हैं, पंचायत और आपके म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर। ये जो है आपका फेडरल गवर्नमेंट में आता है, जिसके अंदर सारी पावर्स अलग अलग हैं और सारा अपना अपना काम कर रहे हैं। तीन तरीके की गवर्नमेंट होगी हमारी, तो इसको हम 3 टियर गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। 3 टियर गवर्नमेंट। क्लियर। तो फेडरल गवर्नमेंट में सबके पास अपनी अपनी पावर है, तो हम इसमें और क्या कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और आप कैसे कह सकते हो डिवीजन ऑफ पावर। क्लियर। तो ये सारे किसके फीचर हो गए, आपके फेडरल गवर्नमेंट के। उसके बाद है यूनिटरी वर्ड का मतलब क्या है, इन तीनों में से सबसे सुप्रीम कौन है जी, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पे यूनिट मतलब एक वर्ड आ रहा है, एक वर्ड यहाँ पे किसकी पावर चल रही है, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कब चलती है, यूनिटरी गवर्नमेंट कब बनती है, जब सारी की सारी पावर्स आपके पास आ जाती हैं। ये सारी पावर्स कब आ जाती हैं, जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन स्थिति, नेशनल इमरजेंसी। क्लियर। तो ये है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये है, पॉलिटी तो चलो हमें ये बताता है ये कैसे गवर्नमेंट है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल है और आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट है, इस तरीके से सारी बातें करता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये एक आपकी क्या है, सेक्रेड बुक है। ये हमारी जो है पवित्र एक बुक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जो गवर्नमेंट है काम करेगी। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं सुप्रीम लॉ भी कह सकते हैं, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री भी कह सकते हैं। फंडामेंटल लॉ जिसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट सारा काम करेगी। क्लियर। तो अब हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जस्ट मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन इसमें बताना था ये वाला, कि किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट्स काम करती हैं।
अब है जी आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमें हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से बना। संविधान बनने के लिए, संविधान जब हमारा बना तो इसको मैं दो हिस्सों में लेके चलता हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैं दो हिस्सों में लेके चलता हूं। पहला बिफोर 1857 और आफ्टर 1857। क्लियर? तो ये दोनों चीजों को लेके चलता हूं। बिफोर 1857 का मतलब क्या है, यहां पे एक है रेगुलेटिंग एक्ट, एक है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर? और उसके बाद है आपका 1773, उसके बाद है आपका चार्टर एक्ट 1793, इसके बाद चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद चार्टर एक्ट 1853। अब आप इसमें चीज देखिए, इसमें जो है ये 20-20 साल का प्रोसीजर चल रहा है, 20-20 ईयर्स का प्रोसीजर चल रहा है। ये 20-20 ईयर्स का प्रोसीजर इसीलिए चल रहा है क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, क्राउन है, तो इनको मोहलत मिलती थी काम करने के लिए, जो आपका बिजनेस करना चाहते थे तो इनको 20 साल के लिए मोनोपोली देते थे। इस तरीके से गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये क्या चीज है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये किसके अकॉर्डिंग बना था, ये एक कमेटी बनी थी और उनमें प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ने काम किया था, प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ, रेगुलेटिंग एक्ट में। क्लियर? और इसमें जो आपके गवर्नर थे बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल, उनको किसका स्टेटस मिल गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है आपका सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई थी आपकी कोलकाता के अंदर, कैलकाटा के अंदर जो है आपकी कैलकाटा के अंदर जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। और साथ के साथ ये क्या बोल दिया गया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और ये किसके ऊपर सुप्रीम होगा, ये सुप्रीम होगा किसके ऊपर, क्योंकि बंगाल है एक कैलकाटा के ऊपर, सॉरी एक आपका बॉम्बे के ऊपर, किसके ऊपर सुप्रीम है, मतलब सुप्रीम पावर किसके ऊपर होगी, बॉम्बे और आपका मद्रास के ऊपर। क्लियर? तो ये सी इसके अंदर जो है रेगुलेटिंग एक्ट में बोली गई थी। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी, गवर्नर जनरल आपको बना दिया बंगाल का, और इसमें जो है गवर्नर जनरल जो आपका पहला बंगाल का बना था वो कौन था, वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मेनली यहाँ पे जो प्रोसीजर है ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और दूसरा आपका ये क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और सारी जो पावर्स हैं वो सबसे ज्यादा सुप्रीम कर दी गई थी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, किसके ऊपर, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल से। क्लियर? तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट में। क्लियर? उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने एक बेटर डिसिप्लिन बनाना था, बेटर डिसिप्लिन। अब बेटर डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या हुआ, दो चीजों में डिवाइड किया गया। एक इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक इन्होंने बनाया कोर्ट्स डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर इन्होंने क्या बोला कि यहां पे 6 लोग बैठा करेंगे, 6 पीपल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या बोला, 6 पीपल आर देयर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। क्लियर? ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिकल चीजों के लिए। जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे, जितने भी राजनीतिक काम होंगे वो कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट डायरेक्टर के अंदर इनको क्या दे दिया, जितना भी तुम ट्रेड और बिजनेस वगैरह होगा ये तुम संभालोगे। क्लियर? तो ये किसमें हुआ, 1784 में, जहां पे दो चीजों में पावर डिवाइड कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के अंदर। क्लियर? तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई। क्लियर? अब जब ये सारी चीज हुई, 20 साल बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपने जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा है ये पर्सन, अब इनके जो पैसे देंगे ना वो कहां से आएंगे,
इंडियन रेवेन्यू से। जो इनकी सैलरी आएगी वो कहां से आएगी, जहां जो इंडिया कमाता है वो इनकी सैलरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी चार्टर एक्ट में क्या बोला गया, इंडियन रेवेन्यू से आया करेगी। क्लियर, तो ये चीज आपको समझनी है। और उसके बाद जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट है उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें क्या बोला गया था, इसमें जो है आपकी जो ट्रेड मोनोपोली है ये खत्म, ये जो ट्रेड मोनोपोली जितना भी बिजनेस करते थे यहाँ पे वो एंड कर दिया गया 1813 के एक्ट में। और यहाँ पे क्या बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ तुम चाय का ट्रेड कर सकते हो, किसके साथ, चाइना के साथ, बाकी सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी। और साथ के साथ चार्टर एक्ट 1813 के अंदर क्या बोला गया था कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर खर्च करेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे। क्लियर, तो ये चीजें इसमें बोली गई। और प्लस आपके जितने भी क्रिश्चियन पंडित हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, और उनको बुला लिया गया कि हाँ आप आइए देश में और जितना भी प्रचार करना है अपने धर्म का प्रचार कीजिए। क्लियर, मैं इसको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा, जस्ट अभी आप समझते जाइए। ट्रेड मोनोपोली एंड कब हुई, 13 के एक्ट में, और टी के साथ ट्रेड रहेगा, टी का ट्रेड रहेगा था चाइना के साथ। 1 लाख रुपए इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 1813 में, और क्रिश्चियन मिशनरीज को बुला लिया गया था कि आप बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, और ये कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बना था, विलियम बेंटिक। क्या कौन बना था, विलियम बेंटिक। क्लियर, ये सारा का सारा जो मोनोपोली है आपकी जो 20 ईयर्स के चलती जा रही है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसके काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया था, लॉ मेंबर को ऐड किया गया। और ये लॉ मेंबर जो ऐड किया था, ये जो था वोटिंग राइट्स नहीं होते थे, वोटिंग राइट्स इसके पास नहीं होते थे, और टेम्परेरी था ये। ठीक है, तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए कि लॉ मेंबर जो ऐड हुआ था वो कौन था, यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, ये लॉर्ड मैकॉले वही हैं जो हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन के लिए जिन्होंने बात करी थी। क्लियर, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे आपके, विलियम बेंटिक। क्लियर, तो दोनों को ही गवर्नर जो बोला जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, और आपको पता होना चाहिए मैकॉले वही पर्सन है जिन्होंने इंग्लिश लेके आए थे लैंग्वेज को, इन्होंने बोला था, कानून बनाया था, और इंट्रोड्यूस किसने किया था, बेंटिक ने। सो इसीलिए फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसको बोला जाता है, आपके लॉर्ड मैकॉले को। क्लियर, और इसके अंदर साथ के साथ क्या बोल दिया कि हाँ तुम्हारा जो 20 साल के लिए प्रोग्राम फिर चलेगा, लेकिन मोनोपोली आपकी खत्म। यहाँ पे भी जो टी वाली चीज थी वो भी मोनोपोली इन्होंने क्या कर दी, खत्म कर दी। क्लियर, और जो आपके यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले हैं, लॉर्ड मैकॉले को और क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, फादर ऑफ लीगल सिस्टम। 1853 का जो एक्ट हुआ, अब इसमें जो ये लॉ मेंबर बनाया था ना, ये लॉ मेंबर बनाया था, यहाँ पे उसको क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया कि भाई तू परमानेंट हो गया, अब तू वोट भी कर सकता है। क्लियर, और जो ये पर्सन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता था वो कहां से बनता था, बंगाल से। मतलब क्या हुआ, उसको इंडिया भी संभालना पड़ता था, उसको बंगाल भी संभालना पड़ता था। लेकिन अब क्या बोला इन्होंने कि तू भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तू हट जा, ठीक है, अब तू सिर्फ क्या रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तू क्या काम करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही काम करेगा, सारी चीजें ऐसे देखेगा। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहा, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा था। पहला ऐसा कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर, तो ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो है मेंबर्स को एक ऐसी पावर्स मिल गई कि वो किसी से भी कोई क्वेश्चन
पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चंस पूछने की पावर मिल चुकी है यहाँ पे, क्लियर, 1853 के एक्ट में। और जो है यहाँ पे जितने भी आपके सिविल सेवाएं हैं, सिविल एग्जामिनेशन है आपके यहाँ पे, अब सिविल एग्जाम हुआ करेंगे। पहले क्या होता था, किसी को भी कह दिया अभी अब तू ये जो है गवर्नर बनेगा, तू इस पोजीशन के ऊपर आएगा, पहले ऐसे होता था। अब क्या होंगे, आपके सिविल एग्जाम होंगे। तो इसका मतलब सिविल एग्जाम पहली बार कब आए, 1853 के एक्ट में, क्लियर। तो ये सारी चीज है। अब क्वेश्चन देखते हैं जी, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्योंकि इसके बाद 53 के बाद 57 का रिवोल्ट हो गया था, ठीक है। 57 के बाद क्या चेंजेस है बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये मुझे ध्यान रखना है। पहला आपसे क्वेश्चन सीधा रेगुलेटिंग एक्ट से क्या पूछा जा सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार एस्टेब्लिश कब हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसके बाद कहाँ पे, कैलकाटा के अंदर। देखिए एक्ट पूछा तो 1773 लगाना है, ईयर पूछा तो 74 लगाना है। दूसरा गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया, 73 के एक्ट में। कौन बना था, वॉरेन हास्टिंग, क्लियर। उसके बाद जो पावर्स है दो हिस्सों में डिवाइड कब हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कौन से एक्ट में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे दो चीजों में डिवाइड हुई, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, जिसके अंदर 6 लोग थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या मिली, ट्रेड और कॉमर्स की, क्लियर। उसके बाद चार्टर एक्ट जो है 1793, तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर बाई चांस उसने क्वेश्चन पूछा तो इंडियन रेवेन्यू से खर्चा कब जाने लग गया था, एक्ट 1793 में। 1813 का जो एक्ट है इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ अच्छा ये बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर खर्च करने के लिए बातें कब स्टार्ट हुई थी और कितना पैसा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्लियर। और उसके बाद जो ट्रेड मोनोपोली है खत्म कब कर दी गई थी आपकी, सिर्फ चाइना के साथ टी का ट्रेड रह गया था 13 में। 33 का एक्ट क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। कौन सा पर्सन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, क्लियर। लॉ मेंबर कौन था, मैकॉले वही पर्सन है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज लगाई थी, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। और प्लस इसको और क्या बोला था, फादर ऑफ लीगल सिस्टम, क्योंकि कानून लेके आने वाले सही पर्सन थे और इसके पास वोटिंग राइट नहीं थे, टेम्परेरी पर्सन था। और इसको टेम्परेरी को परमानेंट कब कर दिया गया था, 53 के एक्ट में। 53 के एक्ट में और क्या बात हुई थी, आपके जो है सिविल एग्जाम होने लग गए थे और जितने भी पर्सन है उसको वोटिंग राइट्स मिल गए थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो खिताब मिलता था, अब वो दोनों अलग अलग पोस्ट कर दी गई है, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी भी एक अलग रहेगा, क्लियर। एक बार आप देखिए इस चीज को। अभी मैं जो है 57 के बाद का भी डिस्कस करता हूं। तो ये है आपका 57 से पहले का। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 1857 के बाद का जितने भी एक्ट आए थे, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे और वो भी ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, और जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जहां से मेनली पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना, सिविल एग्जाम वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, ठीक है। अब बात क्या है, 1857 के बाद कौन कौन से एक्ट आए थे। देखिए 57 का जब रिवोल्ट हुआ था उसके बाद पहली बात तो आपका सीधा आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का एक्ट आया था, ठीक है। फिर उसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सॉरी 1935, क्लियर। तो इस तरीके से जो है एक्ट इसमें आए थे। अब जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब आपकी जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, आपकी जो है ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको रूल कर रही थी, क्लियर।
जब ये रूल कर रही थी, ये कंपनी रूल कर रही थी, तो जब रूल कर रही थी तो पावर बाद में पता लगा कि हाँ ये जो पावर्स हैं ये सारी जो है इंग्लिश ईस्टर्न इंडिया कंपनी ने जो है गलत तरीके से यूज किया है, और अब पावर किसके पास आ जाएंगी, पावर आ जाएंगी क्वीन के पास, यानी कि सारी पावर इसमें किसने रख ली, आपकी क्वीन ने रख ली। यहाँ पे पावर किसके पास चली गई, सारी क्वीन के पास चली गई। क्लियर। और क्वीन ने आके जो क्या बोला कि जो इंडिया में गवर्नर जनरल है अब वो क्या बनेगा, वाइसरॉय बनेगा। ठीक है, और सारे काम ये संभालेगा। और इसने एक और पोस्ट तैयार कर दी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कहां पे बैठेगा, लंदन में। ये लंदन में बैठेगा और एक किसको जवाब देगा, क्वीन को जवाब देगा। अब देखिए सीक्वेंस क्या चलेगा, इंडिया में जो कुछ होगा वो वाइसरॉय को पता लगा, वाइसरॉय किसको बताएगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको बताएगा, क्वीन को और क्राउन को बताएगा। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे बात हुई, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बाकी जो बहुत सारी चीजें डिटेल है वो हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए। क्लियर। अब ये जो है आपका 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये, क्योंकि रिमार्केबल चेंज आए थे इसके अंदर। कैसे चेंजेस आए थे, पहले हमने लिखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको याद होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने 1784 में डिस्कस किया था, मैं जहां पे जस्ट एक हिंट के लिए लिख देता हूं, जिसमें आपके 6 मेंबर थे। अब 6 मेंबर जो है अब इन्होंने क्या कर दिए, 12 पहली बार चेंजेस किसमें आए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। क्लियर। 6 से कितने कर दिए, 12 कर दिए, और जब 6 से 12 हुए तो इसका मतलब ये चेंजेस किसी में हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जाने के पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं बढ़ रही हैं, यहाँ पे लोगों को ऐड किया जा रहा है। और यहाँ पे एक फाइनेंस के लिए एक पर्सन जो है इंक्लूड किया गया कि हाँ भाई तो फाइनेंस संभालेगा, सारा काम करेगा, और इसको फाइनेंस को संभालने के लिए कौन आया, जेम्स विल्सन पर्सन आए यहाँ पे, जेम्स विल्सन। क्लियर। और यहाँ पे क्या बोल दिया गया, जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस क्या होता है, आपके प्रांत, ये प्रांतों को क्या बोला गया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने काम करो। प्रोविंसेस को क्या बोल दिया गया कि तुम अपना काम खुद कर सकते हो, अपना वर्क खुद कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ने क्या दे दिया, पावर्स दे दी यहाँ पे। इसका मतलब जब उनको बोल दिया गया पावर, तो ये क्या वर्ड हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन का। तो इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट फीचर जब आपको डिसेंट्रलाइजेशन अंग्रेजों द्वारा मिला था। यहाँ पे कौन सा एक्ट है आपका, 1861 का। क्लियर। तो ये जो है सबसे लैंडमार्क लगता है मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट जो चेंजेस आए हैं, 6 से 12 आ गया, फाइनेंस का डिपर्सन इंक्लूड कर दिया गया, प्रांतों के अंदर पावर दे दी गई। क्लियर। और गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय था, ये क्या बन गई, ऑर्डिनेंस पावर। ये ऑर्डिनेंस पावर होती क्या है, हम आगे प्रेसिडेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस पावर जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जब आपके पावर्स जैसे लोकसभा राज्यसभा हाउस में नहीं, सदन में नहीं होते, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है पावर्स लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं वो टॉपिक है प्रॉपर प्रेसिडेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। बस वो मतलब आप ऐसे समझ लेना कि अगर कोई पावर में नहीं होता ना तो ये कानून बना सकते होते हैं, ये होती है ऑर्डिनेंस पावर। तो ये है आपकी प्रोविंशियल जो है आपके कानून बना दिए। अब उसके बाद जो आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892। क्लियर। इसके अंदर जो हुआ, इसके अंदर 6 से 12 हुए थे, अब इन्होंने क्या किया, 12 से यहाँ पे 60 कर दिए, 12 से 60। तो इसका मतलब मेंबर और बढ़ गए, तो और पावर क्या मिलेगी, यहाँ पे इनको बजट दिखाया जाने लगा। मतलब क्या कि ये बजट है जी, ठीक है, तुम देखो क्या चल रहा है, क्या सरकार कहाँ पे पैसा खर्च कर रही है। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या किया था, फाइनेंस वाला पन्ना इंक्लूड किया था, तो यहाँ पे बजट डिस्कस करने के लिए बातें होगी। लेकिन तुम ये पता क्या है, तुम्हें सिर्फ दिखाया जाएगा, तुम क्या होगा, दिखाया जाएगा, लेकिन वोटिंग पावर यहाँ पे नहीं मिली, कोई वोटिंग पावर नहीं मिली। जस्ट आपको डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे बजट डिस्कस होगा और कुछ नहीं। क्लियर। उसके बाद जो है आपका 12 से जब 60 हुए, सॉरी ये 60 लिख दिया मैंने, इट्स 12 से 16, ठीक है, 12 से 16। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, यहाँ पे 16 से कितने हो गए, 60 हो गए। यहाँ पे 60 हुए थे, 16 से कितने मेंबर कर दिए, 60 मेंबर कर दिए। और प्लस यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया। कम्युनल इलेक्टोरेट जो है आपका, जाने की हिंदू मुसलमान वाली बात कर दी गई, यहाँ पे सेपरेशन दिया गया। ये सारा जो है हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है कि इसमें हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे इनको बोला गया कि भाई तुम ऐसे करो, हिंदू हिंदू को चुन लेगा, मुसलमान मुसलमान को चुन लेगा। तो मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे जो है एक इंडियन मेंबर ऐड किया गया, यहाँ पे एक इंडियन मेंबर
ऐड किया गया किसकी काउंसिल में? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक इंडियन मेंबर ऐड किया गया और ये इंडियन मेंबर कौन था? जो इसमें आया था लॉर्ड एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, तो ये पर्सन है एसपी सिन्हा। तो अगर देखा जाए गवर्नर जनरल काउंसिल में पहला बंदा तो ये गया, लेकिन ये बंदा जब कानून बनाने वाला है काउंसिल में गया है, एग्जीक्यूटिव में गया है, कानून लागू करने वाले में गया है, तो ये इसका मतलब ये सदन में भी बैठेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये किसके सदन कहां पे बैठेगा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बैठेगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बैठेगा, जो आपकी असेंबली वगैरह होती है, ठीक है। तो जब ये हाउस ऑफ कॉमन में बैठेगा तो ये जो है हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाला दूसरा भारतीय था, सेकंड पर्सन था, सेकंड इंडियन था। क्लियर? और इससे पहले कौन बैठा हुआ है? इससे पहले बैठे कौन है? दादाभाई नौरोजी। ये आपको पता होना चाहिए, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी से बाद जो है हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाला पर्सन एसपी सिन्हा, और एसपी सिन्हा गवर्नर जनरल के काउंसिल में पहला भारतीय था। क्लियर? और यहाँ पे जो है इलेक्शंस का जो है बात आ गई कम्युनल इलेक्टोरेट की, तो मतलब यहाँ पे इलेक्शंस की बात पहली बार आई। क्लियर? ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्लियर? अब जो है आपका इसमें जो है 1919 वाला 1919 वाला, इसमें पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात हुई। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब पता क्या होता है? ये होता है दो सदन, दो सदनों की बात पहली बार यहाँ पे करी गई। और ये बात ही हुई थी, लेकिन ये सब बना कब? यहाँ पे बना था गवर्नमेंट ऑफ जो है इसमें यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी इसकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1935 में हुई थी बात, यहाँ पे करी गई थी, लेकिन बात हैपन जब हुआ का फॉर्मेशन कब हुआ? 1935 वाले में। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे बात हुई, तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जाने की जो काउंसिल थी जो कानून बनाती थी, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो दो डिवाइड करने वाले जो हिस्से थे वो कौन कौन से थे? आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, जिसे आज हम लोकसभा कहते हैं, और उसके बाद जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में डिवाइड किया गया था, जिसे आप राज्यसभा कहते हैं आज। ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं लोकसभा, इसमें राज्यसभा, लेकिन लोकसभा राज्यसभा बाद में नाम बने थे, लेकिन इसको समझ लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 145 मेंबर की बात करी गई थी और यहाँ पे 60 मेंबर की बात करी गई थी, लेकिन ये बना कब? मैंने आपको बताया था 1935 में। क्लियर? और यहाँ पे 1919 के एक्ट में और क्या बात करी गई थी? डियारकी, यानी कि द्वैध शासन, दो तरीके के शासन होंगे, द्वैध शासन।